अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। आज बहुत ही बाबरकत जुम्मतुल मुबारक का दिन है। उम्मीद है आप लोगों ने जुमा पढ़ लिया होगा, लंच वगैरह भी कर लिया होगा और अब हम लोग रेडी हैं नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करने के लिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए। आज ज़रा थोड़ा सा हाल चाल भी पूछ लेते हैं आप लोगों का। हाँ जी बच्चों, सुनाओ क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है सारे या मसले मसाइल चल रहे हैं? उम्मीद है सारे लोग ठीक ठाक होंगे। कुछ मसले ऐसे होते हैं जो हमेशा से चलते रहते हैं और हमेशा ही रहते हैं, उनके बारे में परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, चलें जी। आज बच्चे ज़रा कम हैं, जुमा पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा बच्चों को भी आने का टाइम देते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो हमारा लेक्चर ज्वाइन कर सकें। ठीक है जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक ठाक हैं, आप भी ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। अच्छा हो गया ये तो। एमडी कैट की ज़िंदगी गुज़र रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, गुज़रनी भी चाहिए। चलें, और कोई नई ताज़ी सुनाएं जी। यस सर, वी आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। ओ माशाल्लाह। चलें, बस सर कोई क्रिकेट मैच कोई नहीं हो रहा। अच्छा जी, आप इतने शौकीन हैं क्रिकेट मैच खेलने के। चलें, परेशान ना हो, जल्द ही क्रिकेट मैच भी शुरू हो जाएंगे। दुआ किया करें ना ताकि क्रिकेट मैच, हमारी गली के अंदर ना बच्चे क्रिकेट मैच खेल रहे होते हैं। मैं समझाता हूँ यार आजकल ना खेलें, लॉकडाउन है। कहते नहीं हमें कुछ नहीं होता, आप ना ऐसे करना। ठीक है, अच्छा जी। चलें, हाफ सेंचुरी तक तकरीबन जो है वो हमारी होने वाली है। सर आज रेड, क्या रेड बेटे? सर एमडी कार्ड का प्रेशर कैसे रिलीज़ करें? लंबे लंबे सांस लेके ऐसे सांस खींचें नाक के साथ और फिर ओरल कैविटी यानी माउथ के साथ रिलीज़ करें। लंबे लंबे सांस लें, इंशाल्लाह जो है आपका जो प्रेशर है वो रिलीज़ हो जाएगा। सर अब तो डिप्रेशन होने लगा है, सब रुक गया है इस कोरोना की वजह से। जी बिल्कुल, यही तो आप लोगों का एग्ज़ाम है कि आपको देखना पड़ेगा कि आप इस सिचुएशन में कैसे जीते हैं। नॉर्मल रूटीन में तो हर कोई जी सकता है, प्रॉब्लमेटिक लाइफ देखते हैं कौन जीता है। ठीक है सर, असाइनमेंट कंप्लीट करके आपको सेंड कर दिया है, प्लीज़ अपना मुझे चेक कर लें। जी बिल्कुल, मैं चेक कर लूँगा, एक छुट्टी आने दें बस। ठीक है, आज वैसे लास्ट डे था तो मैं आपको एक दिन और दे रहा हूँ, सैटरडे तक मुझे सारी सेंड कर दें क्योंकि मैंने चेक किया बहुत कम अभी तक असाइनमेंट्स जो है ना। अब मैंने अभी डिटेल नहीं देखी, बस ये चेक किया है कि कितने बच्चों ने मैसेज किया हुआ है। ठीक है सर, यहाँ कितने मंथ्स का सेशन होगा? बेटे 3 मंथ्स का होगा। ठीक है, 1 मंथ कंप्लीट होने वाला है और तकरीबन 2.25 महीने जो है वो बाकी रह गए हैं। वेरी गुड, जिन बच्चों ने असाइनमेंट सेंड की है वो कर लें जल्दी से, और जिन्होंने असाइनमेंट सेंड नहीं की है वो कल तक सेंड कर दें ताकि मैं कल वीकेंड पे सारी असाइनमेंट्स देख लूँ। सर पबजी खेलते ना यार, कानों को आ लगा, मेरे पास असाइनमेंट्स चेक करने का टाइम नहीं है, आप पबजी खिलाने। आई एम वेरी बिजी पर्सन, वेरी वेरी बिजी पर्सन। चलें सर, मैं आपसे पर क्वेश्चन किया था सो आंसर कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, जब मैं चेक करूँगा तो मैं आंसर भी कर दूँगा। सर मेरा भाई तो पबजी खेलता है। अच्छा जी, इसको समझाएं, नहीं तो मुझसे मिलवाएं। सर एनिमेलिया और प्लान बेटे वो पेजेस तो बाद में अपलोड करूँगा ना, अगर पहले कर दी फिर आप उसमें से देख के असाइनमेंट बनाएंगे। असाइनमेंट तो अपने बलबूते पे आपने बनानी है ना। चलें जी, लेट्स गो टू द स्पेक्ट्रम। आज हमने स्टार्ट करना है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम कैसे बनाया जाएगा? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ज़रिए। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ज़रिए अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाया जाएगा। देखिए इसके वर्ड में ही ये लिखा हुआ है। चलें बच्चों, अब ख़त्म, तमाम लोग कमेंटिंग बंद कर दें, बल्कि मैं ही बंद कर देता हूँ, क्या ख्याल है? लें जी, दिस इज़ योर कमेंट एंड दिस इज़ द कमेंट डिसेबल। इधर है, ये रहा माशाल्लाह। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और कमेंट्स बंद हो गए। ठीक है, चलें जी, हेयर वी गो टू द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बेसिकली एक ग्राफ होता है
जो हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ज़रिए मिलता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपको जो वैल्यूज़ देंगे, आप उन वैल्यूज़ को ग्राफ की शक्ल में कन्वर्ट करेंगे। इससे आपको बच्चों ये पता चलेगा कि कौन सा पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करता है। विच पिगमेंट absorb which wavelength। ठीक है, मैंने एक आपके सामने प्यारी सी बात लिख दी है, इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा ये वाली बात याद करके। इसने हमें क्या बताना है, मैं मुश्किल बातें आपको पता नहीं बताता, आसान सी बात करके आपको बताइए। बिल्कुल बर्गर बात है ये। बर्गर बात देखें जी कि कौन सा पिगमेंट है और वो कौन सी वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब करता है। ये बात हमें कैसे पता चलेगी? ये बात हमें पता चलेगी अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से। तो ये बर्गर बात है, आप नोट कर लें, बर्गर बात है। तो ये बर्गर बात नोट कर लें कि ये पिगमेंट कौन सा है और इसने वेवलेंथ कौन सी अब्जॉर्ब करनी है। सो आपने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया। अब आप जो है ना इसको ग्राफ के ज़रिए डिनोट करना जा रहे हैं। आपने वाई एक्सिस के ऊपर परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन रखनी है कि कितने परसेंट लाइट अब्जॉर्ब हो रही है, कितने परसेंट लाइट जो है ना वो अब्जॉर्ब हो रही है। और इस तरफ जो है वो आपने वेवलेंथ जो है वो लिखनी है लाइट की, विजिबल लाइट की वेवलेंथ लिखनी है। तो वेवलेंथ लिखते हैं जी आपकी बुक के मुताबिक 400, वैसे ये 380 से स्टार्ट होगी, 450, 500, 550, 600, उसके बाद 650 वेवलेंथ की लाइट, और इधर कर दें हम 700 वेवलेंथ, और इसके आगे मज़ीद 750 भी आ जाएगा। सो दिस इज़ द स्टूडेंट्स ग्राफ। परसेंट अब्जॉर्ब का मतलब है कितनी लाइट अब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। और ये आपको बताएगी एक्स एक्सिस के उसकी वेवलेंथ कितनी है। हर पिगमेंट का अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अलग अलग होता है। तो सबसे पहले मैं क्लोरोफिल ए का ड्रॉ करने लगा हूँ। क्लोरोफिल ए का जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसके मुताबिक हमें पता चलता है कि क्लोरोफिल ए की जो पीक है वो आती है 430 पे, 430 के ऊपर। ये पहली पीक उसकी 430, यानी वो 430 नैनोमीटर की लाइट को बहुत ज़्यादा, पीक आ रही है ना, पीक का मतलब बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है। उसके बाद वाली रेंजेस को वो अब्जॉर्ब नहीं करता, और फिर वो दोबारा से रेड रीजन के अंदर, ऑरेंज रेड रीजन के अंदर वो दोबारा से अब्जॉर्ब करता है। और एक सेकंड पीक आती है जो कि 670 वाली रीजन पर आती है। सो ये जो मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया है, दिस ग्राफ शोज द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। दो पीक्स हैं। पीक का मतलब कि इस रीजन के अंदर इस वेवलेंथ की लाइट को इसने सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब किया है। दूसरी पीक का मतलब यहाँ भी इसने सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब की है। सो पीक जो होती है ना बच्चों, पीक, एक ये पीक है और एक ये पीक है। जहाँ पे लाइट अब्जॉर्ब नहीं होती वो बन जाती है जी वैली। ये वैली है सारी। यहाँ पे क्लोरोफिल ए लाइट अब्जॉर्ब नहीं करता। इसका मतलब 500 नैनोमीटर की लाइट को 550, 600 नैनोमीटर की जो लाइट्स होती हैं इनको क्लोरोफिल ए अब्जॉर्ब नहीं करता, लीस्ट अब्जॉर्ब करता है, यानी कि नहीं करता, यूँ समझें। तो ये वैली है। वैली ये शो करी कि यहाँ पे लाइट अब्जॉर्ब नहीं हो रही। परसेंट अब्जॉर्ब का मतलब बहुत नीचे ग्राफ है, मतलब चीज़ें अब्जॉर्ब नहीं हो रही, ओके। और पीक का मतलब है यहाँ अब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा है। सो अब्जॉर्प्शन 430 वेवलेंथ की बहुत ज़्यादा है और 670 नैनोमीटर वेवलेंथ जो है इसकी अब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा है। सो ये बात हमें किसने बताई? अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ने। इसी तरह आपको क्लोरोफिल बी का भी ग्राफ मिलेगा। क्लोरोफिल बी की जो पीक्स होती हैं, एक छोटी सी पीक आती है, इसको तो हम वैसे ही इग्नोर कर देते हैं। एक यहाँ पे बड़ी पीक आएगी और फिर उसके बाद इसकी भी वैली आती है, वैली आती है, और एक पीक इसकी क्लोरोफिल बी की इस रीजन में आती है। क्लोरोफिल ए की पीक से थोड़ा सा पहले पीक आती है यहाँ पे, ये वाली। एक ये पीक है क्लोरोफिल बी की और एक ये पीक है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ क्लोरोफिल बी।
सो आपकी बुक में ये ग्राफ ब्लू कलर से शो किया हुआ है, ब्लू कलर का ग्राफ है, ये ग्राफ क्लोरोफिल बी का है। इसका मतलब बी इस रीजन में बहुत ज़्यादा लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है और इस रीजन में बहुत ज़्यादा लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है। दो पीक्स हैं इसकी, और वैली का मतलब इस रीजन में ये भी लाइट अब्जॉर्ब नहीं करता। तो इस रीजन में कौन लाइट अब्जॉर्ब करता है, इस रीजन में फिर एक और ग्राफ आपको मिलेगा जो कि आपको मिलता है कैरोटीनॉइड्स का। कैरोटीनॉइड्स की एक पीक इन दोनों के दरमियान में आती है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की पीक्स के दरमियान में। ये बातें लिखते जाएं। कैरोटीनॉइड की पहली पीक ए और बी के दरमियान में आती है और सेकंड पीक बी के फ़ौरन बाद आ जाती है, ये सेकंड पीक है। इसके बाद ये वाली भी लाइट जो है वो अब्जॉर्ब नहीं होती। सो ये वाली जो दो पीक्स जो मैंने अभी अभी बनाई हैं ये कैरोटीनॉइड्स की पीक्स हैं। ये किसकी पीक्स हैं, कैरोटीनॉइड्स की। ये देखें, ये पीक 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट में आ रही है। इसका मतलब 500 नैनोमीटर जो कि ग्रीन कलर की शेड में आता है, 500 से 600 ग्रीनिश लाइट को जो कि क्लोरोफिल ए से अब्जॉर्ब नहीं होती वो कैरोटीनॉइड से अब्जॉर्ब हो जाती हैं। सो इतने ज़्यादा पिगमेंट्स का फ़ायदा क्या हुआ, देखें जो लाइट ए से नहीं हुई वो बी ने कर दी, जो बी ने नहीं की वो कैरोटीनॉइड्स ने कर दी। अब एक मसला था, मसला लिख लें, प्रॉब्लम लिख लें, प्रॉब्लम लिख लें। प्रॉब्लम क्या था क्लोरोफिल्स के बारे में, प्रॉब्लम ऑफ क्लोरोफिल्स। क्योंकि सबसे मशहूर पिगमेंट्स क्लोरोफिल्स ही हैं तो पता चला क्लोरोफिल्स जो है ना ये लाइट को सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन अब हमने देखना है कि जो लाइट्स अब्जॉर्ब हो गई वो कितनी फोटोसेंसिस में इफ़ेक्टिव हैं, इस्तेमाल की जो हैं वो कौन सी लाइट्स ज़्यादा हो रही हैं। देखें, आपने कई टाइप्स की घर में वो लगवा ली, क्या नाम है, लाइटें लगवा ली, ठीक है, कई टाइप्स की आपने लाइटें लगवा ली। एक आपने कमरे में लगवाई, एक आपने बरामदे में लगवाई, एक सहन में लाइट लगवाई, बल्कि दो दो लाइटें, तीन तीन, हर जगह, मतलब पूरे घर में आपने लाइट्स लगवा दी। कहीं पे ब्लू लाइट लगवाई, कहीं पे येलो लाइट लगवाई, कहीं पे वाइट, कहीं पे रेड लाइट लगवाई। मुख्तलिफ कलर्स की लाइट्स जो है ना वो आपने अपने घर में लगा दी। अब आपने लगा तो दी हैं, एक आप ले आए, एक आपका भाई ले आया, एक आपके अबू ले आए, मतलब मुख्तलिफ लोग घर के मुख्तलिफ किस्म की लाइट्स को घर में ले आए। सो लाइट्स तो पौधे के अंदर एंटर हो गई, ये हमें बता दी अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ने। अब जो घर में लाइटें आ चुकी हैं वो इस्तेमाल भी हो रही हैं कि नहीं हो रही, ज़ाहिर सी बात है सारी लाइटें एक जितनी इस्तेमाल नहीं होंगी। कुछ लाइटें ऐसे रूम्स में होंगी जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा बैठते हैं, सो वो लाइट्स ज़्यादा इस्तेमाल होंगी, यूज़ ज़्यादा होंगी, सो हम कहेंगे वो इफ़ेक्टिव हैं। और कुछ लाइट्स ऐसी जगहों पे लगी होंगी जो क्या नाम है ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, सो इफ़ेक्टिव नहीं होती। सो नेक्स्ट जो हमें प्रॉब्लम बाद में देखते हैं, पहले आपको मैं नेक्स्ट स्पेक्ट्रम समझा देता हूँ। नेक्स्ट स्पेक्ट्रम ये देखने के लिए है कि इनमें से कौन सी लाइट एक्शन परफॉर्म करती है, कौन सी लाइट कितनी एक्टिव है, ये बताने के लिए एक्शन स्पेक्ट्रम आता है जी मैदान के अंदर। एक्शन स्पेक्ट्रम भी एक ग्राफ है, एक्शन स्पेक्ट्रम भी ये क्या है जी, ग्राफ है। और इस ग्राफ से क्या पता चलेगा कि जो लाइटें आप पौधे के अंदर एंटर करवा चुके हैं उन लाइट्स में से कौन सी ज़्यादा फोटोसेंसिस करवाती है और कौन सी कम। सो ये जो स्पेक्ट्रम है ये पिगमेंट्स के बारे में नहीं होता, ये लाइट के बारे में होता है, ठीक है। विच लाइट, सो विच लाइट यानी वेवलेंथ कह लें, विच लाइट या विच वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इफेक्टिव, हाउ मच इफेक्टिव, हाउ मच इफेक्टिव, कौन सी लाइट कितनी इफेक्टिव है क्या करवाने में, फोटोसेंसिस करवाने में। इफेक्टिवनेस को शो करेगी ये वाला शो करेगा ये वाला स्पेक्ट्रम। सो ये वाला स्पेक्ट्रम लाइट के बारे में होता है, यानी विजिबल लाइट में से कौन कौन से कलर्स की जो लाइट है वो फोटोसेंसिस करवाने में कितनी इफेक्टिव है। और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि वो फोटोसेंसिस को करवाने में, डिराइव करवाने में कितनी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, फोटोसिंथेसिस में कितनी इस्तेमाल होती हैं, इससे पता चलेगा। सो ये जब चेक किया गया, इसके अंदर भी आपको मैं ग्राफ बताता हूँ। ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ TW एंगलमैन ने बनाया सबसे पहले, TW एंगलमैन, इसके स्पेलिंग देख लेना आप, ठीक है, यही स्पेलिंग है एंगलमैन,
मैन है, ठीक है, TW एंगल मैन। अब देखो बड़ा ही मुश्किल काम है, हमें क्या पता कौन सी लाइट फोटोसेंसिस ज़्यादा करवाती है, कौन सी लाइट फोटोसेंसिस कम करवाती है, हमें कोई नहीं पता। तो TW एंगल मैन ने एक ना फोटोसिंथेटिक LG लिया, उसका फिलामेंट लिया, ये एक फिलामेंट है LG का, ये क्या है जी, ये एक फिलामेंट है LG का, इसका नाम है स्पायरोजायरा, स्पायरोजायरा, ये LG है। ये क्या है, LG आपको पता फोटोसिंथेसिस करता है। स्पायरोजायरा का ये फिलामेंट है, फिलामेंट मीन उसका एक बॉडी पार्ट है। आपको पता है स्पायरोजायरा फिलामेंटस LG होता है, LG मुख्तलिफ शेप्स के होते हैं, सो ये वाला जो LG होता है ये फिलामेंटस होता है। इसके ऊपर लाइट मारी, कौन सी लाइट मारी जी, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट में तो 7 के 7 कलर्स होते हैं, सो ऐसे नहीं मारनी, इस लाइट को पहले प्रिज्म में से पास करवाना है। जब ये प्रिज्म में से लाइट पास होती है तो ये 7 कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, ताकि इस फिलामेंट को 7 कलर मिले, 7 कलर मिले, 7 3 4 5, ठीक है, 6 और 7, यानी 7 कलर्स इसको मिले। स्टार्ट में आपको पता है वायलेट होता है, फिर इंडिगो कलर होता है, फिर ब्लू रीजन होता है, ठीक है, फिर जो है ग्रीन होता है, फिर येलो होता है, फिर ऑरेंज और फिर रेड। प्रिज्म से पास करवाई विजिबल लाइट और इसके फिलामेंट के ऊपर दे के मारी। अब इसका फिलामेंट जो है ना वो इस लाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस करेगा। अब हमें नहीं पता कि फिलामेंट के इस हिस्से में कितनी फोटोसेंसिस है, इस हिस्से में कितनी फोटोसेंसिस है, इस हिस्से में कितनी फोटोसेंसिस है, इसमें कितनी है, इसमें कितनी है, इसमें कितनी है, वी डोंट नो, हमें नहीं पता। पूरा फिलामेंट फोटोसेंसिस करना शुरू हो गया है। हर फिलामेंट के टुकड़े को अलग अलग किस्म की लाइट मिल रही है। इस हिस्से को वायलेट लाइट मिल रही है, इस हिस्से को आपको पता है इंडिगो लाइट मिलेगी क्योंकि हमने उसको प्रिज्म में से पास करवा दिया। इस हिस्से को ब्लू लाइट मिलेगी LG के, इस हिस्से को ब्लू के बाद ग्रीन लाइट मिलेगी, इस हिस्से को मिलेगी येलो लाइट, और इस हिस्से को मिलेगी ऑरेंज लाइट, इस हिस्से को मिलेगी रेड लाइट। वी डोंट नो कि किस लाइट से फोटोसेंसिस कितनी ज़्यादा होती है। 7 बंदों के अंदर कंपटीशन है। वायलेट कहता है जी मैं ज़्यादा करवाता हूँ, इंडिगो कहता है मैं, तो हम चेक कर लेते हैं भाई कौन सी लाइट ज़्यादा फोटोसेंसिस करवाती है और कौन सी लाइट कम करवाती है। सो ये सारा जो फिलामेंट LG का ये इल्यूमिनेट हो गया है, ये इल्यूमिनेट हो गया है किससे, लाइट से। हर टुकड़े को अलग अलग किस्म की लाइट मिल रही है। अब हमें नहीं पता कि कौन सा जो है वो बहुत ज़्यादा रीजन फोटोसेंसिस कर रहा है, तो वो चेक करने के लिए हमने इसके ऊपर एरोबिक बैक्टीरिया छोड़ दिए, एरोबिक बैक्टीरिया छोड़ दिए। इस फिलामेंट को पेट्री प्लेट में रख के इसके ऊपर एरोबिक बैक्टीरिया जब इसके ऊपर छोड़े तो वो ब्लू रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन करने लगे, ब्लू रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन करने लगे। क्यों? क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन वहीं पे ही ज़्यादा बनेगी जहाँ फोटोसेंसिस ज़्यादा होगी। ब्लू रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया थे, ये मैंने सारे बैक्टीरिया बनाए हैं। उसके अलावा ग्रीन के अंदर बड़े कम थे, ठीक है, और रेड रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो हुए, उनकी रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुई। इसका मतलब वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है, बिकॉज दे आर एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया नीड ऑक्सीजन, सो जब इनको ऑक्सीजन मिलेगी तो ये बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। देखते ही देखते इनकी जो तादाद थी वो इतनी ज़्यादा हो गई कि TW एंगलमैन साहब को पता चल गया कि जनाब एक ब्लू रीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा आ रही है और एक रेड रीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब ये 2 रीजन, यहाँ पर भी थोड़े थोड़े बैक्टीरिया ग्रो हुए लेकिन इतने नहीं हुए जितने ब्लू और रेड में हुए। सो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सी हुई फिर लाइट्स? ब्लू लाइट इफेक्टिव हुई और रेड लाइट। हालांकि एब्जॉर्ब तो वायलेट भी होती है, थोड़ी थोड़ी इंडिगो भी होती है, ग्रीन भी कैरोटीनॉइड्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, तो ऑरेंज रेड सारे मतलब सारे कलर्स ही थोड़े बहुत एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन इफेक्टिव कौन ज़्यादा है? तो जहाँ से ऑक्सीजन ज़्यादा निकलेगी। उसकी वजह क्या है कि फोटोसेंसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। सो जहाँ पे ज़्यादा
फोटोसिंथेसिस होगी वहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगी, जहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगी वहाँ एरोबिक बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करेंगे। सो ब्लू और रेड रीजन में एरोबिक बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रो हुए, तो पता ये चला कि ब्लू और रेड आर वेरी इफेक्टिव वेवलेंथ ऑफ लाइट। बाकी पांचों जो है ना वो उनसे हार गई। तो जीता कौन? ब्लू जीता। सेकंड कौन आया? रेड लाइट सेकंड आ गई। ये आपको एमसीक्यूज के हिसाब से एक पैटर्न पता होना चाहिए, और बाकी जो है ना थर्ड सेवन वगैरह वगैरह। ओके, संडे वाले दिन 5 बजे इवेंट है सुपर संडे के नाम से सर फरहान के साथ। उसमें होगा कुछ भी नहीं, सिर्फ आपसे सवाल पूछेंगे, जो बच्चा सही जवाब देगा मैक्सिमम उसको प्राइज मिलेगा। प्राइज क्या होगा? मोबाइल लोड मिलेगा। आप पैकेज करवा सकते हैं अपना नेट का वगैरह वगैरह, ठीक है। सो इवेंट संडे को होगा, सिर्फ क्विज है 5 बजे। क्विज मतलब जनरल क्वेश्चंस होंगे, आप उनका जवाब देंगे। बाकी सर फरहान के लेक्चर में आप दोबारा कल भी पूछ सकते हैं। चलें जी, तो TW एंगलमैन ने विजिबल लाइट को LG के ऊपर मार के चेक किया कि कौन सी लाइट से कितनी फोटोसिंथेसिस हो रही है। प्लांट से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? फॉर प्लांट्स हम क्या करेंगे? हम प्लांट्स को भी मुख्तलिफ लाइट्स के साथ इल्यूमिनेट करेंगे और देखेंगे कौन सी लाइट देने से प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होती है, वही लाइट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगी। चलें जी, जब इसको कर लिया गया, एक्सपेरिमेंट कर लिया गया, तो उसके बाद इसका जी ग्राफ बनाया गया। ग्राफ बना के चेक करते हैं। अब ग्राफ ये लाइट का होगा, ये पिगमेंट का ग्राफ नहीं है, ये लाइट का ग्राफ है। विच लाइट, कौन सी लाइट? देखे ना मैंने लाइट्स के बारे में आपको बताया। सो इसके अंदर आपको पता चलेगा वाई एक्सिस के ऊपर आपने रखना है कि कितना रेट है फोटोसिंथेसिस का, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी रेट स्पीड कितनी है और किस लाइट से कितनी है। यहाँ पे आप लाइट्स की वेवलेंथ लिखेंगे। सो उसी तरह 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700 एंड 750। सो ये जो ग्राफ आएगा ये अब्जॉर्प्शन से थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। इसमें आपको ये पता चलेगा कि एक पीक यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे, और ये पीक जो है ये बता रही है कि इस रीजन के अंदर, ब्लू रीजन के अंदर जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। फिर ये वाली लाइट्स कम इफेक्टिव है, लेकिन यहाँ भी फोटोसिंथेसिस हो रही है। ठीक बता रहा है कि यहाँ भी फोटोसिंथेसिस हो रही है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक पीक आती है, और उसके बाद ये इस बात को शो कर रही है कि यहाँ भी फोटोसिंथेसिस मोस्ट इफेक्टिव लाइट के जरिए हो रही है, और वो कौन सी है जी? वो रेड लाइट है। सो इसमें आपको देखें पीक्स चौड़ी मिल रही हैं, पीक्स जो है ना वो ब्रॉड है। पीक्स क्या हैं जी? ब्रॉड हैं, ब्रॉड पीक्स हैं, ब्रॉड पीक्स मिल रही हैं आपको, क्योंकि इस रीजन में भी फोटोसिंथेसिस होगी, इसमें भी होगी, लेकिन पीक वाले में ज़्यादा है, बाकियों में थोड़ी थोड़ी कम है, लेकिन हो रही है। डायरेक्ट नीचे नहीं आया, इसका मतलब इन रीजन्स के अंदर भी हो रही है फोटोसिंथेसिस, लेकिन कम हो रही है। ये वैल्यू 0 पे नहीं आई, इसका मतलब यहाँ भी हो रही है, इधर भी हो रही है, हर जगह हो रही है। लेकिन दो रीजन्स में दो लाइट्स ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करवा रही हैं। सो ब्रॉड पीक्स हैं और वैली जो है ना वो नैरो है। इसकी वैली देखें, अगर क्लोरोफिल एक ही देखें आप, वैली बहुत चौड़ी है, तो यहाँ वैली चौड़ी थी, यहाँ पे वैली क्या है? नैरो। नैरो वैली ये ऑपोजिट होगा, नैरो वैली, उसका ऑपोजिट कर लें आप। यहाँ पे नैरो पीक्स हैं, देखें पीक्स बिल्कुल नैरो हैं और वैली ब्रॉड है। ठीक है जी, तो ये इसका फ़र्क आ गया। अब ये वाला जो रीजन है 500 वाला, 500 से लेके 600 तक, ये ग्रीन वाला, तो इस रीजन के अंदर भी फोटोसिंथेसिस हो रही है। मीन 500 नैनोमीटर वाली लाइट भी फोटोसिंथेसिस करवाती है, लेकिन वो अब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल की तो पीक्स देखें 500 पे आ ही नहीं रही। क्लोरोफिल ए की पीक जो है वो 430 पे है, क्लोरोफिल बी की भी कुछ 400 की लाइन में ही है। सो 500 वाले रीजन में कौन लाइट अब्जॉर्ब कर रहा है?
फिर हम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से पूछेंगे, बताएं भाई 500 नैनोमीटर की लाइट किसने अब्जॉर्ब की। हमें पता चला कि 500 नैनोमीटर की लाइट फोटोसेंसिस करवाती है। अब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल तो करता नहीं है। ये प्रॉब्लम है क्लोरोफिल की कि जो लाइट क्लोरोफिल ने अब्जॉर्ब नहीं की वो लाइट भी दिखाई दी फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती हुई, तो वो अब्जॉर्ब किसने की है? तो जवाब है कैरोटीनॉइड्स ने अब्जॉर्ब की है। सो एमसीक्यू में आप लोगों को मैंने उस दिन भी बताया था, सबसे मेन चीज़ ग्रीन कलर है, ग्रीन वेवलेंथ। क्लोरोफिल बिल्कुल अब्जॉर्ब नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि क्लोरोफिल का अपना कलर ग्रीन है। जो अपना कलर ग्रीन होता है वो ग्रीन अब्जॉर्ब नहीं करता। सो ग्रीन वेवलेंथ इज absorbed by which pigment? किस पिगमेंट के जरिए ग्रीन अब्जॉर्ब होती है? क्लोरोफिल क्यों नहीं करते ग्रीन? क्योंकि क्लोरोफिल का अपना कलर ग्रीन है, वो उसको रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट करते हैं। सो आंसर है क्लोरोफिल ए, बीटा है क्लोरोफिल बी, चार्ली है कैरोटीनॉइड्स और डेल्टा है ऑल। तो सिंपल सा आंसर है कैरोटीनॉइड्स जो है ना, ये ग्रीन वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो ग्रीन वेवलेंथ इफेक्टिव होती है फोटोसिंथेसिस को करवाने में। चलिए अब मैं जो है आपकी खोल रहा हूँ जी चैट, आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि आपको ये दोनों स्पेक्ट्रम अच्छी तरह पता चल जाए। हाँ जी स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी, हरी अप। सो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पिगमेंट का होता है ये बताने के लिए कि भाईजान के वो कौन सी लाइट को अब्जॉर्ब करता है, और जो एक्शन स्पेक्ट्रम है वो लाइट के बारे में होता है कि जो लाइटें आ गई अंदर, प्लांट के अंदर आ गई, एलजी के अंदर आ गई, अब वो फोटोसेंसिस कितनी करवाएंगी, कितनी फोटोसेंसिस करवाएंगी, ज़्यादा इस्तेमाल होंगी या कम इस्तेमाल होंगी। तो जो ज़्यादा अब्जॉर्ब हुई वही ज़्यादा इस्तेमाल भी हो रही हैं। ओके चले, मेरा ख्याल है अच्छी तरह मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कोई चीज़ छोड़ी भी नहीं है, हर चीज़ को तहस नहस करके रख दिया। ठीक है, एवरीथिंग इज तहस नहस। सर पीकल, पीकल क्या? व्हाट डू यू मीन बाय पीकल? सर अब्जॉर्प्शन में पीक नैरो, वैली ब्रॉड एंड वाइस वर्सा। अब्जॉर्प्शन में एक्शन पीक ब्रॉड की मैंने बता दिया आपको। सर अब्जॉर्प्शन में पीक नैरो और वैली ब्रॉड, जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ग्राफ बेटे मैंने बता दिया, अब मैं दोबारा इसको बनाऊंगा तो बहुत गंद लग गया, आप दोबारा इसको देख लें। जी ब्लू और रेड ही ज़्यादा इफेक्टिव है। एक्शन पीक ब्रॉड क्यों है? देखें अगर ऐसी पीक हो ना, ऐसी, इसका मतलब ये रीजन बहुत कम वैल्यू शो कर रहा है, ये है ना, इसका मतलब यहाँ भी वैल्यू ज़्यादा है, इधर भी वैल्यू ज़्यादा है। सो ये लाइट के बारे में है कि यहाँ भी फोटोसिंथेसिस हो रही है, इधर भी हो रही है, इधर भी हो रही है, लेकिन यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ पे इतनी भी कम नहीं है कि आपकी आपका ग्राफ बिल्कुल ही पीक बना के नीचे आ जाएगा, नैरो पीक नहीं बनेगी। सो पीक ब्रॉड बनेगी ये बताने के लिए कि पीक के आसपास वाले रीजन में भी फोटोसिंथेसिस हो रही है। चलें जी, सर एक्शन स्पेक्ट्रम पीक ग्राफ फोटोसिंथेसिस को शो करती है, जी बिल्कुल। ये कितनी स्पीड से हो रहा है? रेड और ब्लू में इक्वल है इफेक्ट? नहीं, इक्वल नहीं है, ब्लू का इफेक्ट ज़्यादा है। ये देखें ब्लू ऊपर है और ये नीचे है। फोटोसिंथेसिस मोर इन रेड और ब्लू, ब्लू में सबसे ज़्यादा है, मैंने अभी बताया आपको, ब्लू में सबसे ज़्यादा, सेकंड पे रेड है। ठीक है जी, ब्लू 1, सेकंड रेड। चले मेरे ख्याल है सारी चीज़ें क्लियर होगी। यस, ब्लू इज़ ग्रेटर देन रेड। चलें अब हम चलते हैं फोटोसिंथेसिस के पहले स्टेप की तरफ। यस ओके, चलें जी, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस के जवाब हो गए। दोबारा से चैट को डिसेबल कर दिया जाए। अभी जिसके क्वेश्चन रह गए हैं वो मुझसे एंड पे पूछ ले। ले स्टूडेंट्स, सर जी कौन सी लाइट मैक्सिमम अब्जॉर्ब होती है और कौन सी मैक्सिमम इफेक्टिव होती है? बेटे ब्लू ही मैक्सिमम अब्जॉर्ब होती है और ब्लू ही मैक्सिमम इफेक्टिव है। ठीक है सर, बुक में रेड दिया हुआ जिसमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है, कहाँ पे दिया हुआ है? When equal, there is more photosynthesis in red than in blue part of the
ये तब की बात हो रही है जब आप इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा दें, इंटेंसिटी इक्वल दें, लेकिन इंटेंसिटी ही ब्लू की ज़्यादा होती है ना, इंटेंसिटी जो है ना वो इक्वल। ये बड़ी लंबी डिटेल्स आ जाती हैं। यूँ समझें कि ब्लू अब्जॉर्ब भी ज़्यादा होती है, ब्लू वाली लाइटें कमरे में ज़्यादा लगी हुई हैं, ठीक है। ब्लू वाली लाइटें वो तब होगा, मसलन मैं आपको बात बताता हूँ, ये देखें, अगर एक लाइट आपने लगाई है ब्लू की और एक लाइट आपने लगाई है रेड की, अब जो है ना रेड जीत जाएगी क्योंकि रेड इक्वल इंटेंसिटी के साथ आ रही है, लेकिन लाइट ब्लू अब्जॉर्ब भी तो ज़्यादा हो रही है, ब्लू लाइट अब्जॉर्ब भी, उसका अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी तो आप देखें, वो यूं समझें उससे ज़्यादा अब्जॉर्ब होती है। ब्लू लाइट इतनी अब्जॉर्ब हो रही है और रेड लाइट इतनी सी अब्जॉर्ब हो रही है, रेड अब्जॉर्ब कम होती है, ठीक है। इसलिए एक कमरे में ब्लू लाइटें लगी ही ज़्यादा हुई हैं, एक कमरे में ब्लू लाइटें लगी ही ज़्यादा हुई हैं। सो अगर यही लाइन लिखी हुई हो कि इक्वल इंटेंसिटी की मिल रही है, लेकिन इक्वल इंटेंसिटी मिलती कहाँ है, जो आपकी रियल कंडीशन है, जो रियल इन्वायरमेंट है, उसमें इक्वल इंटेंसिटी तो नहीं होती, बताओ होती है। प्लांट ने तो ब्लू को ज़्यादा अब्जॉर्ब करना है, ब्लू का अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखें काफ़ी ऊपर है रेड से, ब्लू अब्जॉर्ब भी ज़्यादा, ब्लू कमरे में ज़्यादा लगी हुई है, रेड कम लगी हुई है। हाँ, अगर ब्लू भी एक लगी होती रेड भी एक, ऐसा होता नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता नहीं है। इसलिए अगर इक्वल इंटेंसिटी लिखा हुआ हो, इस लाइन को वाकई अंडरलाइन कर लें, इक्वल इंटेंसिटी अगर लिखा हुआ तो आप रेड को टिक करेंगे, अगर इक्वल इंटेंसिटी ना लिखा हुआ हो, जनरली लिखा हुआ हो, जनरली चूंकि अब्जॉर्ब भी ब्लू ज़्यादा है, इसलिए उसके अंदर, अब देखें ना, इसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक माशाल्लाह पहलवान है, रेसलर है और दो छोटे रेसलर हैं। अब अगर एक बड़ा रेसलर और एक छोटा रेसलर आएगा तो फिर ज़ाहिर सी बात है बड़ा रेसलर जीत जाएगा, लेकिन छोटे रेसलर काफ़ी ज़्यादा आ जाएं तो वो तो बड़े को हरा देंगे ना, एक टांगे पकड़ लेगा, एक उसकी टांगे जो है बाजू पकड़ लेगा। सो ब्लू लाइट अब्जॉर्ब भी ज़्यादा होती है, इसलिए वो रेड को हरा देती है। लेकिन अगर इक्वल इंटेंसिटी हो ना, बराबर बराबर दिया जाए, बराबरी का मुकाबला हो, तो फिर जो है ना, चलें जी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। फोटोसिंथेसिस का पहला फेज जो है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में लाइट अब्जॉर्ब करनी है और अब्जॉर्ब करने के बाद दो प्रोडक्ट्स बनानी है इनसे, एक हमने बनाने हैं ATP और एक हमने बनानी है NADPH। ये हमारा टारगेट है। ATP को हम जो है एसिमिलेटरी पावर कहते हैं, एसिमिलेटरी पावर कहते हैं, और NADPH को हम रिड्यूसिंग पावर का नाम देते हैं। क्यों? एसिमिलेशन का मतलब है ये इस्तेमाल होता है, एनर्जी देता है, और NADPH के पास हाइड्रोजन है देने के लिए। सो जो चीज़ हाइड्रोजन देती है वो रिड्यूसिंग होती है, मीन वो दूसरे की रिडक्शन करवा देती है। सो ये बात नोट कर लें MCQ के हवाले से कि ATP एसिमिलेटरी पावर है और जो NADPH है बच्चों वो रिड्यूसिंग पावर है। ठीक है, चलें आप ध्यान से लेक्चर की तरफ लें जी। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस को समझने के लिए आपको फोटो सिस्टम समझने पड़ेंगे कि फोटो सिस्टम जो है वो किस तरह लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो फोटो सिस्टम बनाता हूँ एक आपके सामने, ये एक फ़ोटो सिस्टम है। फ़ोटो सिस्टम ऐसा होता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइट अब्जॉर्ब करने वाले पिगमेंट के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स लाइट को अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और इन मॉलिक्यूल्स का काम होता है लाइट को अब्जॉर्ब करके आगे भेजना। तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ लगी हुई है। फ़ोटो सिस्टम के जो पार्ट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं वो दो हैं। पहला कंपोनेंट होता है जी एंटीना, एंटीना कॉम्प्लेक्स। जो काम एंटीना आपको टीवी का नज़र आता है वही काम ये वाला एंटीना करता है। ये सारा एंटीना यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा जो है ना, ये एंटीना कॉम्प्लेक्स के मॉलिक्यूल हैं। ये भी एंटीना कॉम्प्लेक्स के मॉलिक्यूल हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। ये सारे एंटीना कॉम्प्लेक्स के मॉलिक्यूल्स हैं जो लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। जब सूरज की लाइट इनके ऊपर पड़ती है तो ये लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। तो जो मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया है कि मुख्तलिफ पिगमेंट्स मुख्तलिफ लाइट अब्जॉर्ब करते हैं। सो एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको क्लोरोफिल A भी मिलेगा, इसमें आपको क्लोरोफिल B भी मिलेगा,
इसमें आपको कैरोटीनॉइड्स वगैरह भी मिलेंगे, हर किस्म के आपको इसमें मॉलिक्यूल्स जो है वो नज़र आएंगे। उसके बाद दूसरा जो इसका मेन कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर बच्चों कहाँ पर है, मैं अभी भी आपको दिखा देता हूँ। ये रिएक्शन सेंटर है, इतना सा रिएक्शन सेंटर है, दिस इज़ द रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर में दो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। एक आपको नज़र आ रहा है ये गोल सा पिगमेंट का मॉलिक्यूल, ये क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है। यहाँ पे और कोई पिगमेंट आपको नज़र नहीं आएगा। और इसके बिल्कुल साथ आपको नज़र आ रहा है एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दो चीज़ें आपके रिएक्शन सेंटर का हिस्सा हैं। अब ये जो सारे पिगमेंट्स सपोज ये क्लोरोफिल बी है, ये बी है, ये ए है, ये कैरोटीनॉइड्स हैं, ये कैरोटीनॉइड्स हैं, ये कैरोटीनॉइड्स हैं, ये ए है, ये बी है, ये कैरोटीनॉइड्स हैं। तो इन सब की जो लाइट है वो इधर से मूव करती करती रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल ए के पास आ जाएगी, यहाँ से भी मूव करती हुई क्लोरोफिल ए के पास आएगी, इधर से भी मूव करती हुई क्लोरोफिल ए के पास आएगी। यानी सारे एंटीने के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी लाइट को इकट्ठी करके रिएक्शन सेंटर में जो एक क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है उसके हवाले कर देंगे। इतनी ज़्यादा लाइट अब्जॉर्ब करने के बाद क्लोरोफिल ए ज़मीन पे रहेगा, वो तो हवाओं में उड़ेगा। सो उसके जब हवाओं में उड़ेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाएंगे एक्साइट होके, इसीलिए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम रखा गया। किसी को भी ज़्यादा पैसे दे देना तो वो ज़मीन पे नहीं रहता, वो हवाओं में उड़ने लगता है। सो ये भी देखें हवाओं में उड़ने लगा। सो ये भी क्या बन गया, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बन गया। इसने क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अगर इसकी ये पार्ट्स थे, ये टाइप्स नहीं है बच्चों, कुछ बच्चे इसको टाइप्स कह देते हैं। टाइप्स अलग हैं। टाइप्स में एक है जी PS1 और दूसरी है PS2। PS1 और PS2 किस बेस पे नाम रखा है, क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल की बेस पे। हमने क्लोरोफिल ए की 4 पीक्स पढ़ी थी, 670, 690 यानी 670, 680, 690 और 700। तो उसकी कौन से टाइप की पीक वाला क्लोरोफिल ए यहाँ पे पड़ा हुआ है, उस बेस पे दो है। 700 तक है तो PS1 है, 680 तक मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस है तो PS2 है। सो ये टाइप्स हैं। अब हमें पता चल गया लाइट अब्जॉर्ब ए ने भी करनी है, बी ने भी करनी है, कैरोटीनॉइड ने भी करनी है, लेकिन ये सारी लाइटें अल्टीमेटली इस क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को मिल जाएंगी जो कि रिएक्शन सेंटर का हिस्सा है। इसके बाद हमें यह पता चल गया कि ये लाइट अब्जॉर्ब करके, इतनी ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करके वेले नहीं बैठते बल्कि इनके अंदर से चीज़ें फुट रही होती हैं। सो ये बेचारे बर्दाश्त नहीं कर पाते इतनी एनर्जी, सो इनका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, वो जो आपको सेंट्रियोल वाला एमसीक्यू मैं एंड पे डिस्कस करवा दूंगा, बीच में जो है ना ऐसे टीचर को रोकना नहीं चाहिए। वी आर गोइंग इन द क्लोरोप्लास्ट फॉर द पर्पज ऑफ लाइट रिएक्शन। इफ दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर ये आपको थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स मिल रही हैं। इस मेम्ब्रेन के अंदर आपको ये सारे फोटो सिस्टम्स लगे हुए नजर आएंगे। सो एमसीक्यू के हिसाब से आपने याद रखना है कि फोटो सिस्टम किसका पार्ट है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का हिस्सा होते हैं। मीन क्लोरोफिल और बाकी के जो पिगमेंट्स हैं दे आर दी पार्ट्स ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ओके, ये मैं लिख देता हूँ लाइन ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। पिगमेंट्स जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन थैलाकॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो मैंने आपको ग्राफ में दिखाया है। ले जी, अब हमारी लाइट भी अब्जॉर्ब होने का तरीका हमें पता चल गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के हम इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद ड्रॉ करने जा रहे हैं। किसको, फोटो सिस्टम्स को। 2 फोटो सिस्टम हम ड्रॉ करेंगे। पहला फोटो सिस्टम 2 होगा, PS2। इसमें ये सारे पिगमेंट्स पड़े हुए हैं और बीच में क्लोरोफिल ए पड़ा हुआ है जो कि रिएक्शन सेंटर का हिस्सा है आसपास। और इसके साथ ही आपको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, लेकिन मैं यहाँ से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हटा दूंगा और उसको मैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को मैं हाई एनर्जी लेवल पर ड्रॉ करूंगा ताकि आपको पता चले कि वाकई इसका एनर्जी लेवल हाई है, इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर सकता है। दिस
arrow is showing the energy level. This is showing the energy level. So primary acceptor is present at high energy level than the chlorophyll A molecule. ये chlorophyll A का molecule है. लाइट absorb हुई बच्चों, ये लाइट पड़ी इसके ऊपर, सारी लाइट आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया कहाँ गई सारे पिगमेंट्स ने लाइट अपनी इस मेन क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को दी जो रिएक्शन सेंटर का हिस्सा है। और इसके इलेक्ट्रॉन आपको पता है इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके वेले तो नहीं बैठेंगे, ये एक्साइट हो जाएंगे। जब ये एक्साइट होंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर के पास पहुंच जाएंगे। प्राइमरी एक्सेप्टर आपको मैंने लिख दिया, इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे। ओके, ये जब एक्साइट हो जाएंगे बच्चों तो यहाँ एक होल क्रिएट हो जाएगा। लें जी, ये मैंने होल क्रिएट कर दिया, ये होल क्रिएट हो गया, इन इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश क्रिएट हो गई है। सो यही वाली लाइट पानी के ऊपर भी पड़ेगी, पानी टूटेगा, हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएंगे और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाएंगे। देखें, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर हाइड्रोजन गैस बैटरी, हाइड्रोजन गैस पूरी कर देंगे। और साथ ही एक हाफ जो है वो ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल, वो मैंने बैलेंस करके लिखा। ये वो ऑक्सीजन है जो रिलीज हो जाएगी इन्वायरमेंट के अंदर, जो पानी को ब्रेक डाउन करने से हुई है। पानी क्यों टूटा? इसके ऊपर एनर्जी पड़ी थी, कौन सी एनर्जी पड़ी? सोलर एनर्जी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोलाइसिस। फोटो मीन लाइट और लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। सो पानी टूटा है ड्यू टू क्या पड़ना? ड्यू टू पड़ना ऑफ लाइट। लाइट के ऊपर पड़ने से पानी टूट गया। पानी टूटने से हाइड्रोजन आयन निकले, इलेक्ट्रॉन भी निकले। अब देखते हैं जी ये कहाँ कहाँ चीज़ें जाएंगी। सो एक एक करके चेक करेंगे एमसीक्यूज के हिसाब से। ऑक्सीजन कहाँ जाएगी वाटर के टूटने के बाद? तो लिख लें, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन इस होल को फिल कर देंगे। दे विल फिल होल ऑफ फोटो सिस्टम 2। हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे? मैं अभी आपको बताता हूँ हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे। सो हाइड्रोजन को बाद में देखते हैं, पहले देखें पानी टूटा, 3 चीज़ें बनी, हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पहले सबसे पहले देखें कहाँ जाएगी? बाहर रिलीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इस होल को फिल कर देंगे 1 बाय 1। हर चीज़ एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ये हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे मैं अभी बताऊंगा। ले जी, इसी मेम्ब्रेन के अंदर थोड़ा सा आगे जाके फोटो सिस्टम 1 भी पड़ा हुआ है। ये PS2 था और इसके आगे PS1 भी पड़ा हुआ है, उसको देखते हैं जी। PS1 को इसी मेम्ब्रेन में थोड़ा सा आगे PS1 पड़ा हुआ है। PS1 को देखेंगे, बनाएंगे, बल्कि PS1 के ऊपर भी इसी तरह लाइट पड़ती है। सेम चीज़ है PS1, बस उसमें जो मेन क्लोरोफिल है वो 700 तक लाइट अब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये सारे पिगमेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं, ए के, बी के, कैरोटीनॉइड्स के, एक्सेट्रा। ये मेन मॉलिक्यूल जो है ना, ये क्लोरोफिल ए का रिएक्शन सेंटर का हिस्सा है। इसके साथ वाला प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मैंने थोड़ा ऊपर बनाया है, ये बताने के लिए कि उसका एनर्जी लेवल हाई है। इसी वक्त इसके ऊपर भी लाइट पड़ी थी, इसके ऊपर भी उसी वक्त लाइट पड़ी, इसमें भी होल क्रिएट हुआ था। जब इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए तो इसमें भी क्या क्रिएट हुआ? होल क्रिएट हुआ, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन ऊपर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन के पास चले गए। अब क्या होगा? यहाँ से जो सारी एनर्जी गई है वो इसने अब्जॉर्ब कर ली और इलेक्ट्रॉन को ऊपर कर, इस होल को फिल किया जाएगा। जब इस होल को, जो कि PS1 के मेन क्लोरोफिल ए के अंदर क्रिएट हुआ है, इस होल को यानी जो इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश क्रिएट हुई है, इसको फिल करना बड़ा ज़रूरी है। जब भी कहीं से इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन खींच के दोबारा भी फिल करने की कोशिश करते हैं। सो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इस वक्त बड़े हाई एनर्जी लेवल पर मौजूद हैं, ये कहते हैं यार हमारी इतनी एनर्जी है, हमने क्या करना है इतनी एनर्जी का, सो एनर्जी रिलीज करो। सो वो एनर्जी रिलीज करते हुए नीचे आते हैं 1 बाय 1 कैरियर से होते हुए। पहला कैरियर उन्हें प्लास्टोक्विनोन मिलता है, दूसरा उन्हें साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स मिलता है और तीसरा कैरियर उन्हें प्लास्टोसियानिन मिलता है जिसमें कॉपर होती है। और इन 3 कैरियर से होते हुए ये इस होल को फिल कर देते हैं। सो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? PS1 के होल को फिल कर दिया इन्होंने। अब ये क्या करेंगे? PS1 के होल को। लेकिन इस वक्त जो ये नीचे आए हैं, इनकी एनर्जी रिलीज हुई,
ये जो इनकी एनर्जी रिलीज़ हुई है, इस एनर्जी को यूज़ करके क्या किया गया बच्चों, इनका इंतज़ार कर रहा था एडीपी प्लस फॉस्फेट, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये आई जो है ना इनऑर्गेनिक को शो करता है। ये इंतज़ार कर रहे थे कि एनर्जी मिले और फॉस्फेट का बॉन्ड बन जाए। जैसे ही ये एनर्जी रिलीज़ हुई इलेक्ट्रॉन्स की, इनका बॉन्ड बन गया और हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नंबर 1 से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नंबर 1 से क्या मिले, एटीपी मिले। कैसे मिले, इलेक्ट्रॉन इतने हाई एनर्जी लेवल पर मौजूद थे, देखें लेवल चेक करें, जब वो नीचे लेवल पर गए होल फिल करने के लिए तो उनकी एनर्जी रिलीज़ हुई और इन दोनों ने इंतज़ार किया, बड़ा लंबा इंतज़ार। सो इनको एनर्जी जैसे ही मिली इन्होंने रिएक्शन करके एटीपी बना दिया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके प्राइमरी एक्सेप्टर के पास मौजूद है। यहाँ पे अब सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नंबर 2। अब एक और कैरियर है फेरोडॉक्सिन, ये आयरन कंटेनिंग है, एमसीक्यू में याद रखें। और इसके पास फाइनल जो कैरियर है दैट इज NADP रिडक्टेज। ये एंजाइम है बच्चों NADP रिडक्टेज। ये इंतज़ार कर रहा था काफ़ी देर से कि कब ऊपर से इलेक्ट्रॉन आए और वो NADP को मिले, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ऊपर से ये NADP को मिलेंगे और साथ में ये वाले हाइड्रोजन जो मैंने पहले छोड़ दिए थे वो यहाँ पे आके ऐड होंगे। इनको थोड़ा इधर लिख लें ताकि जगह बच जाए। NADP के अंदर हाइड्रोजन ऐड होंगे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड होंगे और इनका रिएक्शन होके NADP रिडक्टेज क्या बना देगा, NADPH प्लस H भी लिख सकते हैं आप। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नंबर 2 के नतीजे में बनता है NADPH। सो ये हाइड्रोजन भी पता चल गए कहाँ गए, कहाँ गए, NADPH का हिस्सा बन गए। सो हमारा टारगेट था ATP बनाना। सो ATP बना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नंबर 1 से और NADPH बना है। अब यहाँ पे एंटीटेस्ट के हवाले से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये ट्रांसपोर्ट ऐसे नहीं हो जाती। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी के पास जाते हैं ना तो इसकी ऑक्सीडेशन होती है, इसकी रिडक्शन होती है। अब ये बात डिटेल में समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर इसके पास आ जाते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन, इसकी रिडक्शन। फिर आगे जाते हैं तो प्लास्टोक्विनोन की ऑक्सीडेशन और इसकी रिडक्शन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। फिर इससे रिमूव होके इसके पास आएंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी, इसकी रिडक्शन। सो ये पूरा जो प्रोसेस है ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ही है। यहाँ भी देखिए रिडक्शन है, NADP ने इलेक्ट्रॉन भी गेन किए, हाइड्रोजन भी गेन किए। सो इसीलिए एंजाइम का नाम भी क्या है, रिडक्टेज है, रिडक्टेज है। सो इस तरह के अमल को फॉस्फो रिलेशन कहते हैं, फॉस्फो रिलेशन, क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है ADP के अंदर और ATP बना है। और इसका जो पहला मैंने आपको तरीका बताया वो नॉन साइक्लिक बताया, जिसको जी स्कीम भी कहते हैं। ये भी बात लिखने वाली नहीं है। नॉन साइक्लिक मीन इसमें इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो नॉन साइक्लिक है। चेक करें, जी तो बनता भी नहीं है किसी हिसाब से, वो हमें बुक्स में छोड़ियाँ मारी हुई होती हैं, वो किसी दिन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर MCQ में आए तो आपने जी स्कीम लगाना है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ना, इसलिए ये देखें ये जी तो किसी सूरत में बन ही नहीं रहा। खैर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की प्रोडक्ट क्या है MCQ में याद रखें। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नंबर 2 की प्रोडक्ट क्या है MCQ में याद रखनी है आपने, ठीक है बच्चों। ले जी, दूसरा तरीका होता है जी साइक्लिक फ्लो। साइक्लिक फ्लो कब होता है, साइक्लिक फ्लो कब होता है, साइक्लिक फ्लो बच्चों तब होता है जब प्लांट्स के सेल्स के अंदर ATP की अमाउंट बहुत कम हो जाए और NADPH की अमाउंट बहुत बढ़ जाए। तो NADP फीडबैक मैकेनिज्म के तहत जो आपको मैंने एंजाइम्स में समझाई थी वो इनहिबिट कर देता है, वो इनहिबिट कर देता है अपने इस एंजाइम को। आपको मैंने बताया था ना, अगर NADPH की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, अगर ये समझे ये एंजाइम है, ये एंजाइम है, तो ये एंजाइम है, इस एंजाइम के इस तरफ एलोस्टेरिक साइड पर NADPH के मॉलिक्यूल आके लगेंगे और इसकी एक्टिव साइड चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे मज़ीद NADP नहीं लग सकते। सो ये वाला जो NADP रिडक्टेज है दिस विल बी इनहिबिटेड, ये इनहिबिट हो जाएगा। जब ये इनहिबिट हो जाएगा ना बच्चों, फिर ये पूरी चेन इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये NADP रिडक्टेज मैंने काट दिया, फेरोडॉक्सिन तक इलेक्ट्रॉन आएंगे और फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन
वापिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नंबर 1 पर गिरेंगे, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पे गिरेंगे। एमसीक्यू कि फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ गिरेंगे, मतलब फेरोडॉक्सिन की जब ऑक्सीडेशन होगी तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की रिडक्शन हो जाएगी। ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन करने का कैपेबल होता है और इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे। अब ये हाई एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन थे ना जो प्राइमरी एक्सेप्टर के पास थे, इनकी एनर्जी लो होगी और लो होते वक्त जो रिलीज होगी वो एटीपी बनाएंगे। सो मैक्सिमम एटीपी बनेंगे साइक्लिक फ्लो के अंदर। सो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते जाएंगे। कब तक ये काम होता रहेगा, कब तक ये साइक्लिक फ्लो चलेगा? ये साइक्लिक फ्लो कब तक चलेगा? ये उस वक्त तक चलेगा जब तक एटीपी की अमाउंट नॉर्मल नहीं हो जाती। एटीपी जब तक बढ़ नहीं जाते तब तक ये साइक्लिक फ्लो चलता रहेगा। सो साइक्लिक फ्लो का मेन मकसद क्या है? एटीपी बढ़ाना, एटीपी बढ़ाना। और NADPH की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने पहले ही एरो लगा के आपको बताया कि NADPH की कंसंट्रेशन पहले ही क्या है, हाई हो चुकी हुई है। ठीक है, NADPH की जो कंसंट्रेशन है वो पहले ही काफ़ी हाई है। सो NADPH की हमें कोई ज़रूरत जो है वो नहीं है, सिर्फ ज़रूरत ATP की है। सो इसको साइक्लिक फ्लो में इलेक्ट्रॉन्स को उसको जो है वो गोल चक्कर में घुमाए जाओ, एटीपी बनाया जाओ, गोल चक्कर में घुमाए जाओ, एटीपी बनाया जाओ। सो PS1 के अंदर MCQ लिखेंगे। PS1 के अंदर MCQ आपका मैं लिखता हूँ यहाँ पे और उसके साथ ही आपकी चैट एनेबल करूँगा। MCQ लिखते हैं जी यहाँ पे, इन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो विच PS is used। तो आपके पास अल्फा है PS1 एंड PS2, आपके पास बीटा है PS1, चार्ली है PS2 और डेल्टा है नन। तो मैं आपका ये जल्दी से खोल रहा हूं और आप इसको जल्दी से चलें जी, जवाब देंगे। सोच लें इसको जल्दी से और जवाब देंगे। तो सिंपल जो है वो डॉटेड लाइन आपकी बुक में लगी हुई है। डॉटेड लाइन से क्लियर ये नज़र आ रहा है कि PS1 जो है वो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में यूज़ होता है। अगर मैं यहाँ साइक्लिक को चेंज करके नॉन साइक्लिक लिख दूँ, अब क्या आंसर होगा? अगर मैं नॉन साइक्लिक लिख दूं, अब क्या आंसर होगा बच्चों? जल्दी से बच्चों, अब क्या आंसर होगा? वेरी गुड। अब आपका आंसर होगा बोथ PS1 एंड PS2। नॉन साइक्लिक में दोनों PS जो है वो इस्तेमाल हो रहे थे। सो काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें आपको बता दी हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है सारी चीज़ें पल्ले पड़ गई होंगी। हर चीज़ बताई, कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, किधर जा रहा है। सो कुछ चीज़ें MCQ में और भी हैं कि PC कॉपर कंटेनिंग है, FD आयरन कंटेनिंग है। ठीक है, और ये जो ट्रांसपोर्ट है, कैरियर्स हैं, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन के जरिए इलेक्ट्रॉन्स को एम नहीं भेजते, ले भाई फड़, तू ले जा, तू आगे कर, तू आगे कर, तू आगे कर, ऐसे नहीं जाता। प्रॉपर ऑक्सीडेशन रिडक्शन के जरिए इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो आगे मूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH। अच्छा, एक और MCQ है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, आखिरी MCQ को डिस्कस करते हैं। इन नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इज, द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर। कौन सी प्रोडक्ट बनती है जी नॉन साइक्लिक के अंदर? ATP बनता है, NADPH बनता है, बोथ बनते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी नहीं बनता। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के अंदर कौन सा प्रोडक्ट बनता है? जल्दी से बच्चों, सर आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी। कौन सी बेटे एक्टिंग? वेरी गुड। NADPH और ATP बोथ नॉन साइक्लिक में बनते हैं। अगर यहाँ मैं साइक्लिक कर दूँ फिर प्रोडक्ट कौन सी बनेगी? साइक्लिक के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट कौन सी बनेगी? ATP बनेगी। सो मुख्तलिफ अंदाज से हर चीज़ आपको मैंने तोड़ मड़ोड़ के बता दी। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये पल्ले पड़ गया होगा। कल आप लोगों ने कीमी ऑस्मोसिस और केल्विन साइकिल अच्छी तरह रीड करके आना है, वो मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा। अब मैं आप लोगों का स्टार्ट कर रहा हूँ टेस्ट, ठीक है, और मुझे आप लोग इजाज़त दें। टेस्ट के
दौरान मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना, पानी शानी पीना है। इंशाल्लाह हम मिलेंगे कल तक के लिए इसको अच्छी तरह, इसकी एक लाइन को अच्छी तरह स्टडी करना है ताकि आपको चीज़ें पता चल जाएँ। और ये जो गियर शिफ्ट हुआ है नॉन साइक्लिक से साइक्लिक, ये भी प्लांट ने अपनी ज़रूरत के लिए शिफ्ट किया है। बड़ा तेज़ है प्लांट। जब उसको पता लगा ना यार ATP कम पड़ गया तो उसने ATP बढ़ाने वाला रिएक्शन ही जो है ना वो चला दिया ताकि NADP बने ही ना। तो नॉन विल फॉर्म फॉर्स, ये भी MCQs है। नॉन साइक्लिक में पहले ATP बनता है, ठीक है, इसके मुताबिक। सर बादें फियोफाइटिन क्या है? फियोफाइटिन भी कोई चीज़ होगी। फियोफाइटिन कहाँ पढ़ा था आपने? सर आज आप बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, बड़ी बात है। हाँ, सेंट्रियोल वाला MCQs, सेंट्रियोल वाले MCQs में स्टडीज़ मुख्तलिफ हैं। उसकी स्टडी मैंने जो रात को मैंने बड़ी देर तक उसकी स्टडी की सेंट्रियोल वाले पॉइंट। आपको पता है ना बंदे का नॉलेज कम नहीं होता अगर वो मज़ीद पढ़ाई करे, बेशक वो पढ़ा भी रहा है। सो मैंने बहुत ज़्यादा लंबी डिटेल से उसको स्टडी किया तो मुझे पता चला कि जो सेंट्रियोल्स हैं ये डिवाइड करते हैं एस फेज के अंदर। ये लिख लें, ये कन्फर्म है जो मैंने रात को रिसर्च की है इसके ऊपर। डिवाइड एस फेज में करते हैं, G2 में भी नहीं कर सकते। अदनान का एक MCQ गलत हो गया और अली रज़ा का भी, और एक दो बच्चे और जिन्होंने पूरे नंबर लिए, ठीक है। चलें, और उसके अलावा ये माइग्रेट करते हैं अर्ली प्रोफेज या स्टार्ट ऑफ प्रोफेज में ये माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। लिख लें, ये 2 MCQs लिख लें। सेंट्रियोल डिवाइड कब करते हैं जी? एस फेज के अंदर। बच्चों ये नोट कर लें, बाद में ये ना कहना सर ने बताया नहीं, ठीक है। चलें सर, ठीक है, ये लिख लिया। फियोफाइटिन वाले बच्चे किधर हैं? फियोफाइटिन कौन पूछ रहा था जी बार बार बच्चों? फियोफाइटिन ना आपकी बुक में नहीं है, हल्का फुल्का जो है ना मैं आपको बता देता हूँ किधर है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन भी ना एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ठीक है, PS2 में यूज़ होता है। फोटोसिस्टम 2 वाली जो ये है इसके साथ ही वो रिलेट करता है, तो वो भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है। फियोफाइटिन क्या है जी? इलेक्ट्रॉन कैरियर है। वेरी गुड, मोरख ने लिख दिया माशाल्लाह, क्या बात है। चलें जी, फियोफाइटिन एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, आपकी बुक में उसका जिक्र नहीं है, सो आप रहने दें, ठीक है जी। लेकिन आपको मैंने बता दिया इलेक्ट्रॉन कैरियर है। जिस तरह ये कैरियर है ना उसी तरह फियोफाइटिन भी एक कैरियर है। सर मेरी बुक में, अच्छा आपकी बुक में, चलें कैरियर है जी वो भी। चलें, अच्छा हो गया आपने बता दिया, ठीक है जी। सुनो, मुझे इजाज़त है, मैं कोई पानी शानी पीऊँ, आप अपना टेस्ट सॉल्व करें। कल मिलेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। अल्लाह हाफिज़।